तो चलिए अब पढ़ लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती हैं। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन केवल पारदर्शी माध्यम में होता है। पारदर्शी माध्यम जैसे जल हो गया, कांच हो गया, हवा हो गया, ठीक है, इन सब में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन का मेन कारण होता है प्रकाश की चाल, ठीक है। यदि प्रकाश की चाल बदलेगी तो प्रकाश का अपवर्तन भी होगा, यानी प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। यानी जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना तो अपना स्पीड बदल लेता है, चाल बदल लेगा। जो ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा प्रकाश का चाल बदल जाएगा। जब प्रकाश की चाल बदल जाएगा तो प्रकाश अपना मार्ग भी बदल लेता है, ठीक है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन भी बोलते हैं। तो देख रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन का मेन कारण है प्रकाश की चाल में परिवर्तन। यदि प्रकाश की चाल में परिवर्तन ना हो तो प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं होगा, लेकिन माध्यम जो ही बदलता है, ठीक है, तो प्रकाश अपनी चाल भी बदल लेता है। जब चाल बदलेगा तो प्रकाश की दिशा बदल जाती है, जब दिशा बदलेगा तो अपने मार्ग से विचलित होगा। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए पढ़ लेते हैं माध्यम किसे कहते हैं, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विरल माध्यम, दूसरा होता है सघन माध्यम। अब विरल माध्यम किसे कहते हैं, सघन माध्यम किसे कहते हैं, यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक रहेगा उस माध्यम को हम लोग बोलेंगे कौन सी, विरल माध्यम। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम रहेगा उस माध्यम को बोलेंगे हम लोग सघन माध्यम। यानी जिसमें प्रकाश की चाल बहुत तेज है तो विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल कम है उसको क्या बोलेंगे, सघन माध्यम, ठीक है। इसको एक तरीके से और हम लोग समझ सकते हैं, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम रहेगा वो विरल माध्यम, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक रहेगा उसको बोलेंगे सघन माध्यम। अभी ये आप लोग को नहीं समझ में आया होगा क्योंकि अभी आप लोग अपवर्तनांक नहीं पढ़े हैं, ठीक है। चलिए इसको एक तरीके से और समझते हैं, यानी जिस माध्यम में कणों, यानी जिस माध्यम के कण पास पास रहते हैं उसको सघन माध्यम बोलते हैं, और जिस माध्यम के कण दूर दूर रहते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विरल माध्यम बोलेंगे। इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हवा ले लेते हैं और जल ले लेते हैं, तो हवा के कण दूर दूर रहते हैं तो विरल माध्यम हो जाएगा, और जल के कण थोड़ा हवा की तुलना में पास पास रहते हैं इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम लोग, सघन माध्यम बोल देंगे। उसी तरह कोई अन्य माध्यम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कांच ले लेते हैं और जल ले लेते हैं। अब बताइए जल की तुलना में कांच के जो कण रहते हैं वो बड़ी पास पास रहते हैं इसलिए सघन माध्यम हो जाएगा, और जल के जो कण होते हैं वो कांच की तुलना में थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं इसलिए कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सी बात समझिए, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक रहेगा उसको बोलेंगे कौन सी, विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सघन माध्यम, ठीक है। आप लोग को समझने के लिए एक नियम और बताए हैं, ठीक है, जिसमें मानी जिस माध्यम के कण पास पास रहेंगे सघन माध्यम, जिस माध्यम के कण दूर दूर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, विरल माध्यम, ठीक है। चलिए यानी आप लोग माध्यम भी समझ गए। अब इसमें देख लीजिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है ना, एक बार सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, एक बार विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, क्योंकि दो ही माध्यम होता है, चाहे सघन होगा चाहे विरल होगा, ठीक है। दोनों माध्यम में अपवर्तन दो प्रकार से होगा, ठीक है। पहले माध्यम को समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अभी इसको फिगर से हम लोग समझेंगे, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें कहाँ से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, लेकिन इसी का उल्टा कर लीजिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हो जाती हैं, ठीक है। चलिए इसको फिगर से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दो माध्यम लिए हैं, ऊपर कौन सी है, वायु है, नीचे कौन सी है, जल है, ठीक है। ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है, ठीक है। यानी इन दोनों में देखिए वायु के कण थोड़ा सा होते हैं दूर दूर होते हैं इसलिए विरल माध्यम हो जाएगा, और जल के कण पास पास होते हैं इसलिए क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। यानी हवा में जो चाल होता है प्रकाश का ज्यादा होता है इसलिए का विरल माध्यम, और जल में प्रकाश की चाल थोड़ा सा कम होता है इसलिए कौन सी माध्यम हो गया, सघन माध्यम, ठीक है। अब देख लीजिए इस माध्यम से, किस माध्यम से, विरल माध्यम से प्रकाश आ रहा किसमें, सघन माध्यम में, जल क्या है, सघन माध्यम, ठीक है। यहाँ से देखिए एक आपतित किरण, एक प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम लोग,
आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। जहां पर पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु, ठीक है। इस आपतन बिंदु पर देखिए काल्पनिक रेखा खींचते हैं 90 अंश का कोण बनाते हुए, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। इस पूरा रेखा कौन सी है, अभिलंब है। अब प्रकाश जब किस माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने कहाँ यानी अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है, ठीक है। यानी ध्यान से देखिएगा, ये प्रकाश को तो सीधा निकल जाना चाहिए था, सीधा निकल जाना चाहिए था, नहीं इधर अभिलंब है ना, देखिए अभिलंब की ओर थोड़ा झुक गया का, ये प्रकाश देखिए इसको सीधा इसे इधर आना चाहिए था ना, लेकिन इधर से होकर के गया, कहाँ से, इधर से होकर के गया, थोड़ा सा अभिलंब की ओर चला गया का, इसको जाना चाहिए था यहाँ से, लेकिन गया थोड़ा सा इधर अभिलंब की ओर थोड़ा भाग गया का, ठीक है ना। यानी जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में कहीं पर भी जाएंगी ना, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। इसी का उल्टा देख लीजिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, ठीक है ना, इसी माध्यम को चेंज कर दीजिए, ठीक है। ऊपर देखिए जल ले लिए, नीचे का ले लिए वायु, ठीक है ना। वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है इसलिए विरल माध्यम, जल में प्रकाश की चाल कम होती है सघन माध्यम, ऐसे भी समझ सकते हैं। वायु के कण दूर दूर होते हैं तो विरल माध्यम, जल के कण पास पास होते हैं तो सघन माध्यम। अब प्रकाश देखिए इधर सघन माध्यम से किस माध्यम में आ रही है, विरल माध्यम में, ठीक है। अब बताइए इस किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, यहाँ पर जाकर पढ़ेंगी, ठीक है। इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन बिंदु, ठीक है। इस आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे 90 अंश का कोण बनाती हुई, इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो इस प्रकाश की किरणों को तो देखिए सीधा निकल जाना चाहिए इसे ना, देखिए सीधा इसको क्या होना चाहिए, निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, थोड़ा सा उधर भाग गई है का, यानी अभिलंब से, देखिए ये अभिलंब है ना, अभिलंब से दूर चली गई का, इसके पहले वाले में देखिए अभिलंब के पास आ रही थी, लेकिन ये अभिलंब से देखिए और दूर चली गई, ठीक है। अभिलंब से क्या हो गई, और दूर चली गई, ठीक है। यानी दो कंडीशन बनता है अपवर्तन में, ठीक है। या तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकेंगे, यानी अभिलंब के पास आएंगे, या तो अभिलंब से दूर जाएंगे, तो यानी दोनों कंडीशन को आपको पता होना चाहिए। यानी जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाएंगी तो अभिलंब से, यानी अभिलंब की ओर आएंगे, अभिलंब के पास आएंगे, और जब सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर जाएंगे, ठीक है। इन दोनों नियम को आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। यानी अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला नियम ये बताएं, जब प्रकाश की किरणें कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे, और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएंगे तो अभिलंब से दूर भाग जाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज और सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा का, इस कोण को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं हम लोग, आई से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आवर्तन तो हो नहीं रहा है, अपवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण किसके किसके बीच में बनेगा, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में, ठीक है। कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को दर्शाएंगे हम लोग किससे, आर से, ठीक है। यानी आपतन कोण को आई से, अपवर्तन कोण को आर से, ठीक है। यानी आपतन कोण किसके बीच में बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। अपवर्तन कोण किसके बीच में बनता है, ठीक है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में क्या बनता है, अपवर्तन कोण। यहाँ पर भी देखिए है आपतन कोण है, कौन सी है, अपवर्तन कोण है, ठीक है। यानी आशा करते हैं आप लोग को अपवर्तन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं अपवर्तन के कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम को पढ़ लेते हैं। यानी प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, दो नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम यही कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ही कहता है, आपतन कोण की ज्या, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, ठीक है। आपतन कोण की ज्या को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग साइन, ठीक है। यानी आपतन कोण की ज्या, यानी जो आपतन कोण आई रहता है उसके साथ हम लोग क्या लेंगे, साइन, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण जो आर रहता है उसके साथ भी क्या लेंगे हम लोग, साइन, यानी साइन आई बटे साइन आर। यानी आपतन कोण को आई बोलते हैं, अपवर्तन कोण को आर। अनुपात को करते हैं यानी बटे कर देंगे, अनुपात निकालने के लिए बटे करेंगे। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक। देख लीजिए यहाँ पर हम नियम को लिखे भी हैं, ठीक है।
पहला नियम वही आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा देखिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, वही लिखे हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर एन यानी नियतांक हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़े हैं अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन में क्या होता था, ठीक है, ऊपर मान लीजिए कोई अलग माध्यम होता था, नीचे अलग माध्यम है, ठीक है, प्रकाश इधर से आ रही है, ठीक है, इस प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। इसको सीधे जाना चाहिए था लेकिन सीधे नहीं गई, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन कोण बना है, आपतन कोण आई बना है, यहाँ पर अपवर्तन कोण क्या बना है, आर बना। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम, पहला नियम पहले ही कहता है, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब मान लीजिए हमारा बोर्ड एक तल है, तो देखिए आपतित किरण देखिए बोर्ड से होते हुए आया है, आपतन बिंदु भी बोर्ड पर ही है, अभिलंब भी कहाँ पर खींचे हैं, बोर्ड पर खींचे हैं। ऐसा नहीं ना कोई बोर्ड से बाहर आ गया है या फिर बोर्ड से अंदर की ओर चला गया, नहीं। ठीक है, इसलिए ये तीनों किस तल में है, एक ही तल में है। दूसरा नियम ही कहता है जो आपतन कोण आई बनेगा और जो अपवर्तन कोण आर बनेगा, ठीक है, इसका साइन लेंगे, इसको इसका भी साइन लेंगे, साइन आई बटे साइन आर का मान हमेशा फिक्स मिलेगा, नियत मिलेगा। ठीक है ना, मान लीजिए ऊपर हम कह दिए हवा है, नीचे कौन सी है, जल है। जब प्रकाश हवा से जल में जाएगा, मान लीजिए यहाँ आपतन कोण निकाल लेंगे, अपवर्तन कोण निकाल लेंगे, दोनों का मान निकालेंगे तो हमेशा फिक्स मिलेगा। जितना मिल जाएगा, ठीक ना, उतना ही हमेशा हवा से जब जल में प्रकाश जाएगा हमेशा उतना ही मिलेगा। ठीक ना, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी होता है, ये नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, एन। एन को हम लोग क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। ठीक ना, अब देख लीजिए इसी नियतांक को हम लोग अपवर्तनांक भी बोलते हैं। ठीक ना, यहाँ पर देखिए नियतांक को हम एन से दर्शाते हैं। ठीक, आप जब अगली कक्षा में यानी ऊंची कक्षा में जाएंगे 12 में, तो इसको नियतांक को कहीं कहीं म्यू से दर्शाते हैं। ठीक ना, ये 12वीं में पढ़ाया जाता है। अभी आप लोग एन से ही इसको दर्शाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन हो गया, एन को क्या बोलते हैं, नियतांक। ठीक है, अब इस नियम को एक नियम के नाम से और जाना जाता है। ठीक है, यानी इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं इसको, स्नेल का नियम। पेपर में कभी कभी पूछ देता है स्नेल का नियम क्या होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुछ नहीं, स्नेल का नियम जो अपवर्तन का दूसरा नियम होता है, वही साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, इस नियम को क्या बोला जाता है, स्नेल का नियम। ठीक है, यहाँ पर जो एन है ना, इस एन को बोला जाता है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। मतलब अभी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ऊपर एक माध्यम है, नीचे भी एक माध्यम है। ऊपर का दिया कौन सी वायु है, नीचे का दिए जल है। ठीक है, देखिए दूठ माध्यम है ना। ठीक है, हम यहाँ से पूछ दिए कि इस हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। एन का मतलब यही होता है जो पहले का माध्यम रहेगा इसके सापेक्ष दूसरे के माध्यम का जब अपवर्तनांक निकालेंगे उसी को क्या बोलते हैं, एन। अपवर्तनांक का मतलब इसमें कुछ प्रकाश की चाल होगी और इसमें भी कुछ प्रकाश की चाल होगी ना। ठीक है, तो देख लीजिए इसकी तुलना में इसमें कितना प्रकाश की चाल है, उसी को तो अपवर्तनांक बोलते हैं और कुछ नहीं होता। अपवर्तनांक ठीक है क्या होता है, यानी इसमें क्या प्रकाश की चाल है और इसमें क्या प्रकाश की चाल है, ठीक है, उसी दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, इस अपवर्तनांक को दर्शाते हैं किससे, एन से। किससे दर्शाएंगे, एन से। ठीक है, वही यहाँ पर लिखे देखिए, स्नेल का नियम भी कहते हैं नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1n2, 1 का मतलब यही होता है माध्यम 1, ठीक है, n मतलब अपवर्तनांक, 2 का मतलब होता है माध्यम 2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का कौन सी, अपवर्तनांक, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इसलिए इसको लिख दिए 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, अभी पहले माध्यम में आपतन कोण आई बना था, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण क्या बना था, आर बना था। ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखना रहेगा तो 1n2 लिखेंगे। यानी इसको पढ़ना सीख लीजिए क्योंकि अभी आगे बहुत काम देगा इस सवाल बल लगाने में। ठीक ना, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, मान लिया 2 पहले लिखा रहा है, 1 बाद में लिखा रहा है, तो वहां पढ़ेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है,
तो एक, लेकिन यहाँ एक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक sin i बटे sin r, यानी पहले माध्यम में जो आपतन कोण बनेगा, दूसरे माध्यम में जो अपवर्तन कोण बनेगा, दोनों का अनुपात निकालेंगे, ठीक है, उसी को बोलेंगे कौन सी, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन के नियम भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए पढ़ लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण।